हाँ फोन इधर रखो, फोन करो ना। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अरे ऐसा नहीं, ये कुर्सी ला, कुर्सी ला। 57 हुआ है, 57। 3 मिनट है सब। 10 मिनट लाइव जाएगा, 2 मिनट रुक जाएगा। सब लोग अपना ऑडियो देख लो। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ऐड आ रहे थे। अरे उसको बोल अपने नहीं, ब्रेक आ रहा है, ब्रेक आ रहा है भाई। इसको जरा 10-1 पे करने दो। पानी पानी पानी। थोड़ा लेट होगा चलेगा, लेकिन सबको लाइव मिलना चाहिए। पानी पी के पानी पी। कहाँ है मुँह? हेलो हेलो चेक। नहीं सर ऐड आ रहा है सर, सब लोग इंतजार करें। 1 मिनट लेट होगा चलेगा। हेलो हेलो चेक 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 चेक। हेलो बोल रहे हैं चेक करने के लिए। साथियों, आप सभी का स्वागत है। कल महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष नेता, विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ मुझ पर आरोप लगाए थे और उसका कल ही मैंने खुलासा किया। लेकिन कुछ अधिक जानकारी मैं देना चाहता हूं। जो देवेंद्र जी ने कहा कि आपके मंत्री रहते हुए सलीम पटेल के बारे में आपको जानकारी थी कि नहीं। 2005 में मैं मंत्री पद पे नहीं था। आर पाटिल जी के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये सवाल आपने खड़ा किया। हमने मुनीरा से संपत्ति लेने के बाद सलीम पटेल की वो वीडियो वायरल हुई थी और सलीम पटेल ने उन सारे अखबार और चैनलों पे जिन लोगों ने दाऊद से उसका कनेक्शन बताया था उन पे डिफेमेशन सूट फाइल किया था। और 5 महीने पहले मैंने जानकारी ली सलीम पटेल का देहांत हो गया और सलीम पटेल ये मुनीरा का पावर ऑफ अटॉर्नी था। सरदार वली खान के बारे में उन्होंने कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम से आपने कोई लेन देन किया है। 2005 में वो कन्विक्टेड नहीं था। जो वॉचमैन वहां पे था उनका लड़का था। 300 मीटर पे 7/12 पे उसने अपना नाम चढ़ा लिया था रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई कागज। वो हमने उनको पैसा दिया था, ये सच्चाई है। लेकिन देवेंद्र जी ने हमें जो लड़ाई में लड़ रहा था या लड़ रहा हूं, जो एनसीबी में निर्दोष लोगों को फंसाने का, हजारों करोड़ की उगाही करने का, कहीं न कहीं देवेंद्र जी उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ डाइवर्ट करने का नहीं, उस अधिकारी को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र जी के उस अधिकारी के पुराने संबंध हैं। 2008 में कोई अधिकारी नौकरी पे आता है
और 14 साल से मुंबई शहर छोड़ता नहीं, इसके पीछे क्या राज है? देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? मुन्ना यादव नाम का एक व्यक्ति जो नागपुर का कुख्यात गुंडा है, जिसपे हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज हैं, जो आपका राजनीतिक सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है, उस मुन्ना यादव को आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादव नहा के पवित्र हो गया था? आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी पत्नी जो बांग्लादेशी है, जिसकी जांच मलाड पुलिस स्टेशन ने शुरू की, 24 परगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए, बंगाल पुलिस ने भेजा कि ये जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी कागजात है, ये फर्जी है। पर मलाड पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया कि नहीं? क्या आपके इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था कि नहीं? मामला मुंबई का हो, बिल्डरों के जमीनों का झगड़ा हो, मामला थाना में जाके कंप्लेंट करके दर्ज करके वसूली की जाती थी कि नहीं? जमीन मालिकों को पकड़ के लाते थे और सारी जमीनें अपने नाम पे लिखा ली जाती थी, ये सच है कि नहीं? क्या आपके कार्यकाल में विदेश से लोगों को फोन आते थे, कुख्यात गुंडे फोन करते थे और पुलिस वाले मामला सेटल कर देते थे कि नहीं? लेकिन सबसे गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूं देवेंद्र जी आप पे कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए किया जा रहा है, आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोट है, उसे खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। जब नोटबंदी हो गई, पूरे देश में जाली नोट, चाहे पंजाब हो, 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे, मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े जाने लगे। लेकिन आठ अक्टूबर 2017 तक, लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था।
8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। 56 लाख रुपए बीकेसी में 8 अक्टूबर 2017। साथियों, जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। 8 अक्टूबर के छापेमारी में 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए। मुंबई में एक गिरफ्तारी हुई, पूना में एक जो गिरफ्तारी हुई इमरान आलम शेख, पूना में गिरफ्तारी हुई रियाज शेख, और एक नई मुंबई में भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन 14 करोड़ की 56 लाख की जब्ती को 8,80,000 रुपये बताकर मामला दबाया गया। 8,80,000 बताकर मामला दबाया गया। पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले, मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है। मामला एनआईए को नहीं दिया जाता। नोट कहां से आ रही थी उसके अंतिम जांच कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं न कहीं तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। कहानी बनाई गई कि वो तो कांग्रेस का नेता है। इस शहर में कभी भी वो कांग्रेस का नेता नहीं रहा। खेल था कि पकड़ा जाए तो कांग्रेस पे बिल फाड़ दो। और जो आलम शेख था, इमरान आलम शेख, ये माइनॉरिटी कमीशन 6 महीने के बाद जिसको हाजी अरफात शेख को चेयरमैन बनाया गया, उसका ये छोटा भाई है। हाजी अरफात शेख, जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, खुखायत गुंडे को। बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं। और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप लेके कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है, और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम
सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था। रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इश्यू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया। जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया। आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया। आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया। और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज तो इतना बता रहा हूं, आगे और बहुत सारी काली करतूतें देवेंद्र जी के हैं, मैं लोगों के सामने रखूंगा। देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन कैसे है? रियाज भाटी उनके साथ क्यों घूमता है? 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडरवर्ल्ड का आरोपी एयरपोर्ट पर डिटेन हो जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीआईपी के पास कैसे बन जाते हैं? जाली नोट का नेक्सस चलता है, जमानत हो जाती है, पैसे कहां से आए, कहां से, उसका क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया जाता? क्या हैदर आजम की बीवी का बांग्लादेश का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है कि नहीं? क्या मुन्ना यादव ये खुखायत गुंडा है कि नहीं? हम तो सवाल देवेंद्र जी से पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आप दें। अगर ये झूठ है तो बताएं कि नवाब मलिक मुन्ना यादव के बारे में झूठ बोल रहा है। सवाल तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल आप ही के अलायंस वाली सरकार है, होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास में है, तो रियाज भाटी फरार है, मुन्ना यादव पे मुकदमे हैं, जाली नोट का मामला डीआरआई का है। जो एजेंसियां केंद्र की काम करती है उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो। ये जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है, ये भी देखना पड़ेगा। जाली नोट के पूरे मामले में पाकिस्तान का कोई लिंक एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, और कौन से बेसिस पे आरोप लगा रहे हैं कि मामला रफा दफा किया गया? जब 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए, जाली नोट का मामला था, तो क्या ऐसा हो गया कि जमानत हो गई तुरंत? क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी? और जिसको पकड़ा था उसके भाई को आपने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? और ये योगायोग है कि उस समय भी उस केस का जो इंचार्ज था वो भी समीर दाऊद वानखेड़े ही था। जाली नोट केस का जी, इसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट कीजिए। ते डीआरआई मध्ये ही केस झाली होती। ये मामला डीआरआई में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जो 14 साल से वानखेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे, उनकी पोस्टिंग ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रेवेन्यू की 1 जुलाई 17 को हुई। और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था।
ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी डीआरआई ने की थी और केस को हल्का करने के लिए यही अधिकारी के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, दो एसआईटी जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। रियाज भाटी पीएम तक कैसे पहुंचे? ये मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसियां, केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसियां उस व्यक्ति का पूरा स्क्रूटनी करती हैं। अगर जिसके ऊपर लगातार दाऊद इब्राहिम के संपर्क के मामले रहे हों और वो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी का आशीर्वाद था, जिसके कारण उस कार्यक्रम के भीतर तक वो गया। दाऊद इब्राहिम का आदमी रियाज भाटी है, आज फरार है। थाना में जितनी उगाही हो रही थी उसका भी वो कहीं ना कहीं एक उगाही के कार्यक्रम का हिस्सा था। बहुत सारे मुकदमे खुले हैं जिसमें रियाज भाटी आज फरार है। रियाज भाटी के तो और नेताओं के साथ भी फोटो है, बाकी सभी पार्टियों के नेताओं के साथ भी फोटो है उसके। हमारे साथ कोई फोटो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है। सर, परदेशातून काही फोन येत होते तुमचं असं म्हणणं आहे आणि पोलीस त्याच्यामध्ये मध्यस्थी करत होतं, समजू शकेल का ते पोलीस कोण मध्यस्थी करत होते? नाही, त्याच्या बाबतीत काही तपास सुरू आहे, त्याच्यावर मी भाष्य करू इच्छित नाही। सर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ठीक है, पर आईआई की सच्ची काउंटरफीट वाला डीआरआई के पास है, बट फिर भी एज आई अर्लियर ऑल्सो सेड कि होम मिनिस्ट्री आप ही के पास में है, एज आपकी पार्टी के पास में है। स्टिल आप लोग कोई इंक्वायरी जो एलिगेशन देवेंद्र फडणवीस पे लगा रहे हैं, एटलीस्ट स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी तक जो लिमिटेड है वो वाला पार्ट आप लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, राइट? तो आर यू गोइंग टू राइट टू योर ओन द होम मिनिस्टर हु इज फ्रॉम योर पार्टी? देखिए, मैं अगर इस तरह से चीजें करूंगा तो लोग कहेंगे कि नवाब मलिक लोगों को फंसा रहा है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बता रहे हैं, देखते हैं कितनी ईमानदारी से चीजें फिर शुरू होती है। रियाज भाटी को लेके देखते हैं क्या सफाई आती है। सर, रियाज भाटी को पॉलिटिकल लॉबीज बताया जा रहा है और लगभग सारी पार्टियों के नेताओं के साथ उसकी फोटोज लाइव सारे ग्रुप में शेयर की जा रही है किसी के पैरेलल। नहीं, देखिए ऐसा है, रियाज भाटी किसके साथ तस्वीर उतार रहा है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई एयरपोर्ट पे क्रिमिनल पकड़ लिया जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है। सर, लेकिन आप लोग का नेक्स्ट सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसे एक्सेस मिल जाती है। तस्वीरें किसी की शादी में किसने उतार ली, मैं ये नहीं कहना चाहता। किसी नेता के साथ उसकी तस्वीरें, ये आरोप मेरा नहीं। मेरा आरोप है कि 2 पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुख्यात गुंडा, 2 दिन में जमानत हो गई। एक कुख्यात गुंडा जिसके ऊपर लगातार आरोप थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के भीतर जो वीआईपी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुंचा। पूरी तरह से देवेंद्र जी का संरक्षण उसको था। मी फोटोच्या बाबतीत आरोप लावत नाही। बोगस पासपोर्टच्या जो केस आहे 2 दिवसात कसं त्याला सोडण्यात आला। पंतप्रधान यांच्यासोबत स्क्रूटनी केल्याशिवाय कुणाला जाण्याची परवानगी नसते। हे त्यांना एक्सेस देण्यामागे कोण होतं हे माझे प्रश्न आहे। सर, ज्याप्रकारे जो क्रूज ड्रग्स मामला हुआ है, नवाब सर, तर त्यांचे अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत देखील फोटो आहे, तुम्ही या प्रकरणाची चौकशी करण्याची नाही, फोटोवर मी कधी आरोप लावत नाही। माझ्यासोबत पण कोणी येईल, फोटो काढून जाईल। सार्वजनिक जीवनात लोकांच्यावर फोटो लोक काढताय। मुन्ना यादव हे शासकीय समितीवर अध्यक्ष होते की नाही? हाजी अरफात मायनॉरिटी कमिशनचा चेअरमॅन होता की नाही? आजम हैदर हे मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन होते की नाही? एका पदावर नेमणूक करत असताना पोलिसांकडून रिपोर्ट मागवण्यात येते की नाही? हे सगळं असताना त्यांना संरक्षण देण्यासाठी, इनाम देण्यासाठी या तिघांना बोर्ड आणि कमिशनचा चेअरमॅन करण्यात आला होता। सर, ज्याबद्दल क्रूज ड्रग्स जो मामला हुआ है, हे जे नोटा आहेत, जाली नोटा आहेत, त्या दाबल्या गेल्या, त्यावेळेस भारतीय जनता पार्टी बरोबर शिवसेना ही सत्तेमध्ये होती।
तर ज्या पद्धतीनं देवेंद्र फडणवीसला हे सगळं माहिती होतं त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांना माहिती होतं का असं तुमची माहिती आहे का? मला माहित नाही. त्यांना नंतर पक्षांतर करून अल्पसंख्याक आयोगचा अध्यक्ष करण्यात आला. म्हणजे हे लोक यांच्यासाठी काम करत होते हे याच्यातून निश्चित होते. नवाब सर, जिस प्रकार से क्रूज ड्रग्स मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोस्वामी और प्रभाकर सैल के इसमें चैट में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था. तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए 13 लोगों को चिन्हित किया गया जो 3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया. एक क्रूज पे छापेमारी हुई. 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई. सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी. लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोस्वामी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे. हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है. व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है. अगर रेड शिप पे डाली गई तो क्रूज को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई? उस क्रूज में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई? क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया? क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहां तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं. दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं. सीसीटीवी फुटेज है, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है. लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे. मैं आज फिर कहता हूं कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है. अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं. मैं उनको फिर कहता हूं कि डरो मत. आप विक्टिम हैं, आप गुनहगार नहीं. डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का उगाही का काम चलते रहेगा. समीर वानखेड़े के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वो एनसीबी की विजिलेंस टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है. यूजुअली पीपल गो फॉर अ सेंट्रल एजेंसी विच इज मतलब जो कि मेन एजेंसी का पार्ट नहीं हुई. आदमी एनसीबी का ही ऑफिसर है और एनसीबी ही इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है. डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ आस्किंग फॉर अनदर एजेंसी प्रोबिंग दिस? क्योंकि मुंबई मैं फिर बोल रहा हूं कि 26 मामलों को हमने पत्र लिखा है कि ये जाली मामले हैं. एनसीबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भीतर भी जांच करने का उनका अधिकार है, काम है. लेकिन अगर इस शहर में किडनैप करके उगाही का काम चल रहा हो, लगातार मुंबई पुलिस को कंप्लेंट मिल रही है, तो पैरेलली 4 अधिकारियों की कमेटी उसकी जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो सच्चाई होगी वही लॉजिकल एंड तक जाएगा. ये जो मामला है इसको इनकम टैक्स भी कर सकती है और चूंकि इसमें अंडरवर्ल्ड है इसलिए एनआईए भी इसको कर सकती है. और मैं पवार साहब के पास भी आज जो आपने आरोप लगाए हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो आपने गंभीर आरोप लगाए इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी कर सकती है? आपने आज जो आरोप लगाए हैं इसको देखिए, ऐसा जो मैंने कहा है वो सारी चीजों को निश्चित रूप से जब मैं कुछ कहता हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गृह विभाग को इसकी जानकारी दूं. निश्चित रूप से मैं गृह विभाग को जानकारी दूंगा. देवेंद्र जी ये बोल रहे हैं कि आपको सीबीआई पीछे लगेगी. कुछ ट्विटर में लिख रहे हैं कि नवाब मलिक आपका जेल इंतजार कर रहा है. अगर गुनाह किया होगा तो हम जेल जाएंगे, लेकिन पाउडर के पैसे से अगर एल्बम बनता है
तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। सर, ज्या पद्धतीने तुम्ही आता पावडरच्या भाषेने अल्बम म्हणताय बघा, देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी आपल्यावर टीका केली. त्यांनी असं म्हटलंय ट्विटरमध्ये की नवाब मलिक फक्त पत्रकार परिषद घेत आहेत आणि विषय डायव्हर्ट करतात. नवाब मलिक यांना त्यांच्या जावयाला आणि काळ्या संपत्तीला वाचवण्याचं केलं. चोर मचाय शोर यांच्या काळ्या संपत्ती काढायची जर वेळ आली तर ते पण आज नाही उद्या काढू. वर्लीमध्ये 200 कोटी रुपयाचे फ्लॅट कोणाच्या नावानी आहे, हे सगळं जे बेनामी संपत्ति हा विषय नहीं, नंतर काढू. नहीं देखिए ऐसा है, मैं महिलाओं के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता. महिलाएं अपना काम करती हैं, मुझ पे कितनी भी उंगली उठाए मैं किसी महिला को जवाब देना नहीं चाहता. मेरे दामाद का क्या मामला है, एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने बेल ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है. काला पैसे का मुझ पे आरोप लगा रही है. काला पैसे का बेनामी संपत्ति की ही बात है तो किस लोग आदमी के नाम पे 200 करोड़ का फ्लैट है, बीकेसी में कौन फ्लैट लेकर किसके नाम पे रह रहा है. काला धन बेनामी संपत्ति का ही अगर शौक है, ठीक है, शुरू करिए. हम तो पूरी तरह से तैयार हैं कि आपका ईडी, सीबीआई, एनआईए जो भी मेरी जांच करानी कराइए, लेकिन जो कागज मैं दूंगा उसकी भी जांच होगी, ये भी मुझे वो आश्वासन दें. सरकार के कार्यकाल में जो कुछ निर्णय लिए गए फडणवीस सरकार से, क्या उसकी जांच फिलहाल? देखिए वो सरकार, मैं आज सरकार की तरफ से प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ. मेरी लड़ाई नाइंसाफी, लोगों को बेगुनाहों को जेल में डालना, उगाही का मामला, इसको लेके सरकारी बात आगे करेंगे. धन्यवाद. तुम्ही हिरो आहात कारण तुम्ही एकटेच लढत आहात असं सुद्धा बोललं जात आहे, पण विलन नेमके किती आहेत? विलन तर आता चंडाल चौकडी आहे, ते चंडाल चौकडीच्या विरोधात मी लढतोय. नहीं देखिए अभी आज कुछ जांच चल रही है. अगर सारी चीजें मैं कहूंगा तो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि मंत्री बोल रहा था और ये प्रेजुडिस होके हम लोगों को फंसाया जा रहा है. तो कुछ चीजें अगर पुलिस विभाग में जांच के दायरे में है तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं. तो 7 वर्ष होता प्रोबेशन पिरियड आहे. नाही 7 वर्ष होता ठीक आहे, नंतरचे 7 वर्ष हे म्हणजे का 7 वर्षावर माझा आक्षेप नाहीये, पण आता नंतरचे 7 वर्ष या मुंबईत कसं आहे याच्यावर आक्षेप आहे. देखिए मेरे खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई है. अलग अलग फोरम पे जाके मेरे खिलाफ कोई शिकायत कर रहे हैं. ठीक है, हर व्यक्ति को इस देश में शिकायत करने का अधिकार है. कोई कहता है कि नवाब मलिक पे एट्रोसिटी लगा दो. मैंने कोई ऐसे बात आपत्तिजनक नहीं की कि किसी की जाति को लेके आपत्तिजनक मैंने बात की हो. फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जीवाड़े का सवाल हमने उठाया. हमने जो बातें की उसको लेके बहुत सारी जांच आगे बढ़ रही है. लोग मुझे बोलने पे रोक लगे, इस तरह से हाईकोर्ट में पीआईएल भी फाइल हुआ था. फिर कुछ परिवार के लोग गए, इंटरिम रिलीफ मांगी कि इन्हें बोलने पे रोक लगाया जाए. उसका जवाब दाखिल करने के लिए वहाँ हाईकोर्ट ने कहा था. हाईकोर्ट में हमने अपना हल्फनामा दायर कर दिया है. आज शायद उस पर सुनवाई होगी. कोई क्रिमिनल प्रोसीजर चला रहा है तो ये न्यायाधीन लड़ाई है, निश्चित रूप से हम लड़ेंगे. सर, ज्या पद्धतीने हे आता आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत, केस एका साईडला आहे ड्रग्ज प्रकरणाची आणि त्याची चौकशी एजन्सीज करत आहेत. आता हे वैयक्तिक पातळीवर उतरलं असं हे अजिबात वैयक्तिक पातळीवर जात नाही. मी सुरुवातीपासून बोलतो, रविवारी पण बोललं होतं की ही लढाई अन्यायाच्या विरोधात आहे. मी या अन्यायाच्या विरोधात लढत असताना जे लोक निष्पाप लोकांना गुंतवताय, जी लोक खंडणी वसूल करताय, त्यांच्या पाठराखण करू नये. मी मागच्या रविवारी हे आवाहन केलं होतं, तरी त्यांना वाचवण्यासाठी लोक समोर येत असतील तर मग मला बोलावं लागतं है. हाइड्रोजन बम था, हाइड्रोजन बम अभी बचा है. कुछ बहुत सारे बम हैं. लड़ाई कैसे आगे जाती देखेंगे, कुछ विधानसभा में भी फोड़ेंगे. धन्यवाद.